क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज बिजनेस स्टडीज में हम देख रहे हैं, और इसके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आज बारी है नंबर 4 बैंकिंग की। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज अ बैंक? बैंक एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जो जनसाधारण से धन इकट्ठा करती है और उनको वो ब्याज के साथ पैसे वापस करती है। और व्यवसायों को वो उनकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए वो लोन देती है और ये लोन वापस लेती है तो वो उनसे ब्याज वसूलती है। आप कितने बैंक्स के बारे में जानते हो? ये सारे बैंक्स में आप कितने को पहचानते हो, बताओ तो? जब आप सड़क पे चलते हो, एक के बाद एक कितने बैंक आपको देखने लगते हैं और लगता है बैंक तो बैंक ही है। नहीं, बैंक 4 टाइप के होते हैं। ये देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला वाला जो है व्यावसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो मुद्रा में व्यापार करते हैं और ये इनकी गवर्नेंस जो होती है, नियमन जो होता है, वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर होती है। जनता से धन इकट्ठा भी कर सकती है और जनता को ऋण दे भी सकती है। वाणिज्यिक बैंक भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसकी ओनरशिप और मेजॉरिटी ओनरशिप सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है, और इनका फोकस ना थोड़ा सोशल वेलफेयर की तरफ होता है, सोशल डेवलपमेंट की तरफ होता है। और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, जिसका ओनरशिप प्रोमोटर्स का होता है और यह मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करती है। भारत के कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखो, इनमें से कितने को आप पहचानते हो? और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखो। आपके अकाउंट कौन से बैंक में है, सोचो तो। सेकेंड टाइप ऑफ बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक। ये इनकी गवर्नेंस होती है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, और इनका उद्देश्य क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको ये कम ब्याज पे लोन, राइट टाइम पे लोन पहुंचाए। ये हमारे भारत में इतनी बड़ी जो एक एग्रीकल्चर है, इतनी बड़ी एक रूरल एरिया है, ये कोऑपरेटिव बैंक से इनकी मेन सोर्स ऑफ लोन्स होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स के कुछ एग्जाम्पल देख लो। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे विशिष्ट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक। इनका काम है फॉरेन एक्सचेंज में काम करना, आयात निर्यात करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, ग्रोथ के लिए फोकस करना, इन सब चीज़ों में इनके काम होते हैं। ये उन व्यवसायों को, उन ट्रेडिंग में लोन्स देते हैं जहाँ बहुत भारी लागत की ज़रूरत है। कोई कंपनी अपनी दिशा चेंज करने की कोशिश कर रहा है या एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है या ट्रेड, कोई विदेश में अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको ये बैंक सपोर्ट करती है। और चौथे नंबर पे सरकारी बैंक या गवर्नमेंट बैंक, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर, और इनका काम है सारे बैंक्स पर निगरानी रखना। और ये देश की जो मुद्रा पॉलिसी, साख पॉलिसी, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, इसके बारे में ये बताती है। तो सबसे ज़्यादा काम किसके पास आ जाता है? वो है कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो ये क्या क्या काम करती है? नंबर 1, ये लोगों से जमा लेती हैं। जैसे हमारे जो इनकम से बचता है, हम सेविंग अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट में जाके पैसे डालते हैं और सेविंग अकाउंट पे एक पहले से तय एक इंटरेस्ट रेट पर हमें हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है। हम उस पर फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, एक टर्म डिपॉजिट, कि हमने 2 साल के लिए अपने पैसे रखे, उस हिसाब से हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम टाइम से पहले पैसे निकालना चाहें तो हमें कम इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट के ना कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम बहुत सारा पैसा एक साथ निकालने की कोशिश करें तो कुछ इंटरेस्ट हमें कम मिलता है उसमें। करंट अकाउंट होता है जो बिज़नेस के लिए लोग स्टार्ट करते हैं, जिस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड काम है लोन देना, ऋण देना। सपोज़ आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना चाहते हो तो आप बैंक के पास जाकर एक लोन लोगे ना, एग्रीमेंट साइन करोगे बैंक के साथ, और बैंक आपको इस लोन पर एक ब्याज लेगी आपसे, एक इंटरेस्ट लेगी। लोन का अमाउंट भी आपको देना है और ब्याज का अमाउंट भी आपको देना है। वो EMIs आपके 20 साल 30 साल तक भी चल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई इंडस्ट्री अपने को खूब बढ़ाना चाहती है तो वो बैंक से कुछ लोन लेती है और जब वो लोन वापस करते हैं उसके साथ उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लोन कई किस्म के होते हैं, ये देखो इनके 1, 2, 3, 4। और आप कहोगे इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं, ये तो हम तो कभी इसका लेते ही नहीं है। आपके लिए नहीं है, पर जैसे परिवहन इंडस्ट्री है, ट्रेडर्स हैं, उनको इन सारे लोन से बड़ा फ़ायदा मिलता है।
तीसरा पॉइंट हमारा जो है, बैंक क्या सर्विस देती है, चेक फैसिलिटी देती है। आपको एक चेक बुक मिलता है, आपको किसी को पेमेंट करना है, आपने चेक लिखा, उनको दे दिया। अगर आपने बेयरर चेक दिया, वो तो बैंक में गए, कैशियर के पास गए और चेक कैश करके पैसे उनको इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर आपने अकाउंट पे ही चेक कर दिया, रेखांकित चेक कर दिया, तो वो आपके अकाउंट में जमा होगा। चौथे नंबर पे धन का हस्तांतरण। सपोज़ आप बैठे हो दिल्ली में और आपकी मम्मी हैं लखनऊ में। अब आपको मम्मी को कुछ पैसे भेजने हैं, तो आप अपने बैंक से जाकर पे ऑर्डर बनवा सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। इसके लिए बैंक एक पे आपसे एक कमीशन लेगा और उसको फिर आप मम्मी को भेज दो। मम्मी अपने बैंक में जाकर उन्हें जमा करेंगी, उनको पैसे मिल जाएंगे। पर ये एक लंबा प्रोसेस है। आज की दुनिया में क्या हुआ है, नेफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है। आप अपने बैंक में गए, आपने उनको बोला मुझे इस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है, आपने बैंक को आदेश दिया, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल के मम्मी के अकाउंट में डाल देगी, तो ये पैसे के ट्रांसफ़र हो गया। और इसका बहुत वैल्यू क्या है बोलो तो, चाहे आप शिमला में घूम रहे हो, आपका बैंक तो आपके साथ शिमला नहीं जा रहा है, पर ये सारे काम आप अपने फ़ोन पे कर सकते हो। फ़ोन पे करके आपने मम्मी को इमीडिएटली भेज दिया, तो है ना इम्पॉर्टेंट। और इनके अलावा बैंक कुछ और अलाइड सर्विसेज देती है। इनको ज़रा देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से आप कुछ चीज़ें आप यूज़ करते होंगे। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के बारे में बता रही थी ना, इसका नाम हुआ है इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग। ये तो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। यानी कि आपको बैंक जाना ही नहीं है, बैंक का अपना वेबसाइट है। जब आप कहोगे बैंक से कि हम इंटरनेट बैंकिंग करना चाहेंगे, वो आपको एक कस्टमर आईडी देंगे। आप वेबसाइट में लॉगिन करोगे कस्टमर आईडी देते ही, और आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप उसमें मेनू कार्ड में देख लो, उससे मेनू डालोगे तो ड्रॉप डाउन होगा, उसमें आपको कौन सी सर्विस चाहिए, कुछ पेमेंट करना है, किसी को कुछ पैसे भेजने हैं, जो भी आपको करना है आप उसमें वहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। इतने सारे काम घर बैठे, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या सुविधा हुई है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया, आप शिमला घूम रहे हो, आपका बैंक तो नहीं गया आपके साथ, पर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, आप अपने फ़ोन से आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और पैसे भेज दिए। कितना सुविधा हो गया ना। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ इससे कि कस्टमर को टाइम कितना बच रहा है कस्टमर का। नंबर 3 सुरक्षा, क्योंकि जो हर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो इंटरनेट पर, ये सारे ट्रांजैक्शन लॉग हो जाते हैं इमीडिएटली। कंप्यूटर के जरिए आपके बैंक में वो सारी ट्रांजैक्शन लॉग हो जाती है। कई बार तो आपको इमीडिएटली एक SMS सेवा भी आ जाएगी, टिंग टोंग, आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल रहे हैं। कई बार बैंक इसके लिए सिक्योरिटी भी देती है कि जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया पैसे चेंज करने का, एक OTP आ गया, आपके फ़ोन से OTP आया, आपने OTP भरा, तभी ये ऑर्डर लेती है। तो कई लेयर्ड सिक्योरिटीज़ बैंक इसके लिए दे रही है। तो कस्टमर के लिए तो बड़े अच्छे फ़ायदे हो गए। और इसके लिए आपको कोई बड़ा भारी साधन भी नहीं चाहिए। आपके पास अगर कंप्यूटर है बहुत बढ़िया, नहीं तो आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन से करिए आप काम। और इसमें बैंक को क्या सुविधा मिली, बैंक को पहले आपको याद है कि बैंक में कितने लोग भरे होते थे। आज बैंक में जाओ तो बहुत गिने चुने लोग ही आपको दिखेंगे जो कोई स्पेशल सर्विस के लिए आए हो। ज़्यादातर लोग तो ई बैंकिंग ही कर रहे हैं। तो एक तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं संभालना पड़ता है, फिर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाता है और सारे ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर से होते हैं। इससे ब्रांच पर भी जो प्रेशर होता था वो भी कम हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हो, 365 डेज़ 24/7। बैंक ना तो छुट्टी लेगा, ना छुट्टियों पे बंद होगा, ना रात को बंद होगा। जब भी चाहो इंटरनेट बैंकिंग आप कर सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स, ये सारांश आप देख लो, और मैंने जैसे आपको इतने सारे एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं, बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम्पल के साथ आप आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।